नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे सोने की। जी हां, क्योंकि वर्ल्ड स्लीप डे के मौके पर बात हो रही है सोने की, और सोना है तो आपको जाग जाना होगा, क्योंकि चैन से जीना है तो सो जाओ, ये हम कह रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे सर्वे हैं जो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों की नींद घट रही है। इनफैक्ट इंडिया पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा देश है जहां पर लोग अब सबसे कम सो रहे हैं। आइए एक दिलचस्प सर्वे आपको दिखाते हैं। उससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें कि आखिरकार सोने की क्या इस समय स्थिति है देश के अंदर। देखिए, एक लोकल सर्कल्स का ये सर्वे है। 8 से 10 घंटे सिर्फ 2% लोग सोते हैं। ये वो टाइमिंग्स हैं शायद जिसे आप अच्छी नींद कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2% लोग इसे ले रहे हैं। 6 से 8 घंटे पर्याप्त किसी के लिए तो किसी के लिए नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसी में आते हैं। 43% लोग इतनी नींद लेते हैं 6 से 8 घंटे की। 4 से 6 घंटे 34% और 4 घंटे तक 21%। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छी खासी तादाद है कम सोने वालों की। अब उम्र के लिहाज से क्या है WHO के स्टैंडर्ड की? भाई 3 से 5 साल जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं 10 से 13 घंटे सोएं। 6 से 12 साल के बच्चे, 9 से 12 बच्चों को ज़्यादा नींद लगती ही है। और 13 साल से 18 साल के जो युवा है वो 8 से 10 घंटे, और 18 से ऊपर वालों को 7 घंटे या उससे ज़्यादा सोना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए लोग क्या बता रहे हैं कि क्यों वो कम सो पाते हैं। वॉशरूम कॉल, रात में बाथरूम जाना, लू जाना, टॉयलेट जाना, वॉशरूम कॉल, 61% लोगों का कहना है कि ये उनकी नींद में खलल डालता है। देर से सोना, अब वो क्या करते हैं, क्यों इतनी देर तक जगते हैं, और सुबह की टेंशन 27% लोगों की नींद में खलल डालती है। मच्छर और बाहरी आवाज़ें, 24% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस रहता है लगातार। खराब सेहत और बीमारी, 20% लोग ऐसे हैं। अच्छा, हमें लगता है कि मोबाइल कॉल, मैसेज, ये ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन इस सर्कल या तो लोग सही बता नहीं रहे हैं क्या करते हैं देर तक, और 14% ही सिर्फ उसमें आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि मोबाइल कॉल है या मैसेज है, इनफैक्ट वो मोबाइल देख रहे हैं। बच्चे और पार्टनर, मतलब या तो आपका पार्टनर या फिर बच्चे, उनसे आप बातचीत में उलझे हैं या जो भी है, वो आपको सोने नहीं दे रहे। ये सबसे कम है हालांकि दोनों की संख्या। अच्छा, जनरेशन वाइज ये भी एक डिस्टिंक्शन है। जनरेशन Z जो है वो 7.5 घंटे सो रही है। मिलेनियल्स करीब ये भी 7.5 घंटे से थोड़ा कम सोते हैं। बेबी बूमर्स जो कि इनमें सबसे उम्रदराज हो, करीब 7 घंटे सो रहे हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन कुल मिलाकर नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये कम हो रही है तो इसका कारण भी हमें जानना चाहिए। और कम होती नींद से फिर नुकसान क्या है और इसे कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। क्या घंटे ही डिफाइन करेंगे कि आपकी नींद अच्छी है या खराब है? ये सारे सवाल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तो कुछ खास मेहमान हैं। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट और स्लीप डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूरन पारिक साहब, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पांडे, और ग्लोबल होलिस्टिक हेल्थ गुरु डॉक्टर मिकी मेहता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पूरन, तो मैंने अलग अलग सर्वे की बात करी। हिंदुस्तान, जैसा हमने कहा कि एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में अब दूसरे नंबर पर आ गया जहां लोग सबसे ज़्यादा कम सो रहे हैं। कम तो हम सो रहे हैं, लेकिन क्या इसका हमारी प्रोडक्टिविटी पर, हमारी हेल्थ पर और ओवरऑल जो हमारी फिजिकल वेलबींग है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है? यस, डेफिनेटली। जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप कम होते हैं, वैसे ही डे टाइम अलर्टनेस कम होती है, डे टाइम प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। डे टाइम अलर्टनेस के साथ नेचर में भी थोड़ा चेंजेस आता है, मीन्स थोड़ा इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। पेशेंट जो भी रहेगा उनको एंग्शियसनेस ज्यादा होता है, डिप्रेशन की भी तकलीफ हो सकती है। ये तो सिर्फ साइकोलॉजिकल से पॉइंट ऑफ व्यू से है। अदरवाइज समझो ओवरऑल हेल्थ में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, अर्ली एजिंग, ये सब भी काफी अलग अलग इश्यू, हेल्थ इश्यू है जो कम सोने की वजह से हो सकती है। जी, डॉक्टर पांडे, आपका इस पर क्या राय है? बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड स्लीप डे का आज का जो जो थीम भी है इस बार का, इज दैट गुड स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। स्लीप को हम लोग बहुत इग्नोर करते थे कि हाँ सोए, नींद आ गई या कितना भी सोए। नींद का हमारी डे टू डे लाइफ पे और हमारे हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, मेरा मानना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक जनरल इरिटेबिलिटी, एक कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, स्कूल के बच्चों में फोकस, कंसंट्रेशन की कमी, और यदि ये जो
स्लीप डिप्राइवेशन ज्यादा है तो दे आर मल्टीपल मेडिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज इससे पैदा हो रहे हैं, हम जो डे टू डे अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं। जी डॉक्टर मेहता, हमको तो ये लगता था कि फोन ही सबसे बड़ा विलन है, जहां पर लोग देर तक अपना फोन देखते रहते हैं और वो उसकी ब्लू लाइट और ये तमाम बातें, लेकिन जो सर्वे हमने देखा उसमें तो बहुत सारे रीजंस की लिस्ट लगी हुई है और ये वो सारे रीजंस है, मसलन नाइट कॉल, आपको बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ता है और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आसपास की आवाज़ों से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, थोड़ी सुबह की चिंता रहती है तो नींद डिस्टर्ब होती है। तो फिर ये तो जो कारण है ये सदा से है, मतलब ये इन्हें हम एकदम नया नहीं कहेंगे। तो फिर अभी ऐसा क्या हो रहा है कि नींद के साथ इतने प्रॉब्लम हो गए? देखिए, हमारी भागदौड़ बहुत बढ़ गई है। भागदौड़ के साथ सुबह उठते ही अलार्म के साथ हमें सब कुछ करना पड़ता है और रात को बहुत देर से सोते हैं। आपका कहना बहुत अच्छा था और दुरुस्त था कि जो डिवाइसेस होते हैं वो डिवाइसेस की वजह से हम सोते नहीं है, चाहे वो लैपटॉप हो, आईपैड हो या आपका फोन हो। उसकी जो लाइट होती है, लाइट से ज्यादा उसके जो कंटेंट होते हैं, कंटेंट की वजह से हमारा माइंड टिक करता है और हमेशा चलते रहता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। सुबह जब हम उठते हैं तो तरोताजा होने चाहिए। हम थके हुए उठते हैं और ज्यादा थके हुए सोते हैं क्योंकि हम ना ध्यान करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ना अच्छा खाते हैं, ना अच्छा विचार करते हैं। उसकी वजह से भी हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। मानसिक तनाव के कारण और इमोशनल टेंशन के कारण, पेन के कारण, डिसअपॉइंटमेंट्स, रिग्रेट्स, एंजाइटी, फियर, फोबियाज, ये चीजों के कारण भी हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और उसको दुरुस्त करने के लिए हमें लाइफ को दुरुस्त करना चाहिए, लाइफ को संतुलित करना चाहिए और जो तेज रफ्तार है उसको स्लो डाउन करना चाहिए, रुकना चाहिए, थमना चाहिए, शून्यता में लीन हो जाना चाहिए, जैसे कि ध्यान, प्राणायाम। ये सारी चीजें करने से हमारी स्लीप साइकिल फिर से ऑर्केस्ट्रेट ऑर्डर में आ सकती है और जो डिस्टर्ब इमोशनल और मेंटल स्टेट है वो भी रिस्टोर हो सकता है और जो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इश्यूज हैं वो भी रिपेयर हो सकते हैं। तो हम अगर रोज व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान, 3 चीजों पे अगर ध्यान दें तो हमारा मन शांत हो जाएगा और मन के शांत होते ही हमारी जो नींद है, नींद की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर हम 6 घंटे में भी ताजा हो सकते हैं, नहीं तो 12 घंटे सोने के बावजूद हम थके हुए हो सकते हैं। मेहता जी, बिल्कुल आपसे यही राज जानेंगे। मेरा आज का सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि हम इसे घंटे में नापें या अच्छी नींद के हिसाब से नापें, और आपसे ये गुरु मंत्र लेंगे हम आखिरी में कि कैसे आप कम सो के भी बेहतर, क्योंकि जो सोने से मिलता है अगर आपको प्राप्त करना है वो घंटों में ना मिलके अगर आप किसी और तरीके से प्राप्त कर लें तो कितना बढ़िया होगा, लेकिन वो थोड़ा बचा के रखते हैं ताकि दर्शक के कार्यक्रम हमारे देखे, हमारे साथ रहे। डॉक्टर पूरन, मुझे बताइए, अब जैसे मिकी साहब कह रहे हैं कि हम ये योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, अब ये ठीक है हम करेंगे और इससे हमें इंप्रूवमेंट मिलेगी, लेकिन अगेन वही सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि पहले तो ये सब लोग नहीं करते थे, लेकिन तब तो किसी की स्लीपिंग डिसऑर्डर की हम बातें नहीं सुना करते थे। हाल फिलहाल में क्या सिर्फ लाइफस्टाइल ही है जो इसका रीजन है, या फिर आप कह लीजिए कि जो थोड़ा एनवायरमेंटल चेंज है, पॉल्यूशन है और दूसरी तमाम चीजें जो आपके मेरे हाथ में नहीं है उन्हें चेंज करना? मैं अपना लाइफस्टाइल तो चेंज कर सकता हूं लेकिन एनवायरमेंट रातों रात नहीं बदल पाऊंगा, वो भी इस पर इंपैक्ट डाल रहा है। तो पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये स्लीप मेडिसिन वो काफी एडवांस ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। पहले के टाइम में समझो सबसे बड़ा मिथ इंडिया में ये है कि स्नोरिंग करना, खराटे लेना मतलब कोई अच्छा सो रहा है। कोई अगर आपको बता दे कि मैं कोई भी टाइम पे दिन में कभी भी कितना भी घंटा सो सकता हूँ तो वो अच्छा है, तो ये बेसिकली मिथ है। तो पहले के टाइम में ये सब चीजें पता नहीं थी। काफी पहली चीज स्लीप मेडिसिन करके एक स्पेशलिटी जो डेवलप हुई है वो रिसेंटली लास्ट के 10 साल में काफी एडवांस हुई है। इसकी वजह से भी हमें काफी स्लीप डिसऑर्डर्स का पता चला है। तो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि पहले भी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते थे लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती थी? नहीं होती थी, सही। क्योंकि काफी रिसेंट स्टडीज भी आई है, समझो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन है, तो वो जब हमारी सबसे डीप स्लीप मतलब स्टेज 3 स्लीप रहती है वहां पे सिक्रीशन होता है, तो वही ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन से वेट लॉस होता है और मसल बिल्डअप होते हैं। वो एंटी एजिंग सॉर्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन काम करता है, जिसको
आंख के नीचे डार्क सर्कल्स आते हैं, जिसको जल्दी व्रिंकल्स होते हैं, वो भी एक ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये मल्टीपल चीज है, समझो हाइपरटेंशन है तो पहले हाइपरटेंशन, स्लीप, डायबिटीज, स्लीप, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और स्लीप, ये सब का किसी को रिलेशन भी मेडिकली भी इतना अवेयरनेस नहीं था। अभी रिसेंटली जो 10 साल में काफी एडवांस होने की वजह से हमें पता चला है, जो काफी बार बोलते हैं कि नींद में किसी को हार्ट अटैक आ गया और डेथ हो गई, तो हम ऐसा लेबल करते हैं कि इट इज अ पीसफुल डेथ, बट उसका मोस्ट कॉमन कारण रहता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसका कारण पेशेंट को पता नहीं रहता है, घर में किसी को पता नहीं रहता, और पेशेंट एक्सपायर भी होने के बावजूद वो फाइनली ऐसे ही लेबल हो जाते हैं कि हार्ट अटैक रात को आया और पेशेंट एक्सपायर हो गए। तो ये अवेयरनेस की एक जरूरत है, जिससे पहले भी ये प्रॉब्लम तो होते ही थी, पर अभी उस प्रोसेस भी हो रही है। तो डॉक्टर पांडे, जैसे डॉक्टर साहब ने तो काफ़ी डिटेल में बताया कि एग्जैक्टली अभी हम कितना आगे बढ़ गए स्लीपिंग साइंस के अंदर और सारी चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक पिछले 10-20 साल या 25 सालों में ये फैक्टर जिसे हम लाइफस्टाइल फैक्टर कह रहे हैं, जिसे हम एनवायरमेंटल फैक्टर कह रहे हैं, चाहे वो आपकी हवा है जिसमें आप सांस ले रहे हैं, चाहे आप जो पानी पी रहे हैं या जो खाना खा रहे हैं, उसमें जो शुद्धता के लेवल है वो घट गए हैं, और प्लस आपकी अपनी लाइफ भी अब बहुत हैक्टिक हो चली है। क्या इसने भी इस समस्या को और बढ़ाया? और ऊपर से आजकल हम सारे लोग ट्रैकिंग डिवाइस पहनते हैं, तो नींद का शायद डेटा ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। जी जी जी, डॉक्टर पूरन ने बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई। देखिए, जो स्लीप डिसऑर्डर है ना, वो तकरीबन हम मोटे तौर पे 5 या 6 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक तो सिंपल इंसोम्निया है कि आपको नींद नहीं आ रही है, उसके फैक्टर स्ट्रेस हो सकता है, उसका फैक्टर आपका स्लीप हाइजीन प्रॉपर नहीं होना, जो हम जनरल बातें करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रात को टीवी देख रहे हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आपकी थोड़ा लेट नाइट वर्किंग की आदत है, स्टडी की बच्चों में आदत है, ये एक इंसोम्निया है जो 30 to 50% जो नींद की डेफिशिएंसी है इंसोम्निया से है। दूसरी डिजीज हम कहते हैं स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग, रात को खराटे लेने की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया, जिसमें जब आप सो रहे हैं, इसके पीछे डेफिनेटली खान पान, ओबेसिटी का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप ओबीज हैं और आप रात को स्नोर कर रहे हैं, रात को आपकी नींद खुल जाती है, वो भले यूरिन के लिए जाना पड़ता है, प्यास की वजह से जाना पड़ता है, आप डायबिटिक, हाइपरटेंसिव हैं और डे टाइम में आपको स्लीपीनेस रहती है, तो वो एक कैटेगरी है जिसको हम स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग करते हैं। तीसरी एक जेनेटिक डिजीज होती है जिसको नार्कोलेप्सी कहते हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें आदमी दिन भर सोता रहेगा और बहुत रेयर है, नॉर्मली जनरल पब्लिक में बहुत कम देखा जाता है। चौथी जो टाइप है वो एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, ये भी डिजीज है जिसमें आदमी अनइंटेंशनली पैर हिलाता रहता है, रात को सोते समय भी, जगह में भी, उससे उसकी नींद डिस्टर्बेंस होती है। और जो लेटेस्ट आजकल डिजीज आ रही हैं वो सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर कहते हैं, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि जिस तरह का वर्क एनवायरनमेंट है, शिफ्ट ड्यूटीज हैं लोगों की, आप रात को काम कर रहे हैं और डे टाइम में आप सो रहे हैं, तो इससे आपका सर्कैडियन रिदम खराब हो जाता है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कहती है कि उजाला होने पे आप जगिए और अंधेरे होने पे आप सोइए, वो आपका कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। इसमें भी 2-3 चीजें आती हैं, एडवांस डिलेड स्लीप, जिसमें आप गॉट योर पॉइंट सर। जल्दी उठ जाते हैं, या मैं मिकी जी के पास ये सवाल को आगे लेके जाता हूं। मिकी जी, 2 तरह की चीजें हैं। एक तो हमारे दोनों पैनलिस्ट डॉक्टर ने बताया कि स्लीप डिसऑर्डर या डिसीज मतलब कि जो बीमारी ही है, और मैं मान रहा हूं कि बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जिसको ये बीमारी नहीं होगी, वो सिर्फ एक गलत रूटीन, गलत खान पान, जो अभी आप कह रहे थे, देर रात तक मोबाइल डिवाइस देखना या अपनी नींद के बारे में अवेयर नहीं होना, क्या दोनों कैटेगरीज के लोग, मतलब एक को तो हम कह देंगे कि भाई आप टाइम पे सोएं, मोबाइल रख दें, लेकिन जिन्हें बीमारियां भी हैं इस तरीके की जो डॉक्टर साहब ने अभी गिनाई, उन लोगों को भी आप जो अभी तरीके बता रहे थे उनसे फायदा हो सकता है? देखिए, दुरुस्ती करने के लिए यही तरीके हैं। ध्यान और प्राणायाम से हमारे जो सर्केडियन रिदम्स है, बॉडी क्लॉक्स है, वो दुरुस्त हो जाते हैं। और ज्यादा करके अगर हम रात को जल्दी सोना पसंद करते हैं और जल्दी स्विच ऑफ करने की आदत डालते हैं, तो हमारी सेरोटोनिन सिक्रीशन, जिससे हमें आराम मिलता है, आनंद मिलता है और बॉडी डीप स्लंबर में जाती है रेस्ट और रिकवरी के लिए,
उसका उत्पादन ज्यादा होगा। और पिछले 70 साल के इतिहास में, 70 इयर्स की हिस्ट्री में हमारी सर्केडियन रिदम ज्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल्स और ये सारे जो गैजेट्स हैं जिससे हम म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, शोज देखते हैं, ये सारे गैजेट्स हमें बाहर की तरफ खींचती है और हमारा आंतरिक संतुलन बिगाड़ देती है जी। तो दुरुस्ती अगर हम करें वंस अगेन प्राणायाम की, जिससे हमारे सर्केडियन रिदम दुरुस्त हो जाए, और उसके साथ साथ फिर जो रिक्वायरमेंट 8 घंटे की है वो शायद 6 घंटे में, 5 घंटे में भी पूरी हो सकती है। अगर आप शवासन, ध्यान, चांटिंग और प्राणायाम और व्यायाम अच्छी तरह से करें तो 6 घंटे में रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। मॉडर्न जमाने में हम डिनर लेट खाते हैं। जितना डिनर लेट खाते हैं उसकी वजह से हमारा जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ा हुआ है। बिगड़े हुए पाचन तंत्र के साथ हमारी नींद भी बिल्कुल बिगड़ जाती है। अगर हम सूर्यास्त के साथ खाना खा लेते हैं या बिफोर सनसेट खा लेते हैं तो हमको 4 से 5 घंटे मिलते हैं जब तक हम सो जाएं। उसके साथ हमारी पाचन शक्ति और पाचन क्रिया पूरी होती है। जब पाचन क्रिया पूरी हो जाती है और उसमें भी अगर हम सात्विक भोजन रात को खाएं तो दिमागी तनाव, भावक तनाव और अंदर रसायन के तनाव कम हो जाते हैं और हमें शांति की नींद की उपलब्धि हो सकती तो है। भोजन भी तो ये मतलब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद अब हम आपसे, क्योंकि आपने एक मोटे तौर पे तो बता दिया कि आप ध्यान कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, भोजन आपने डिटेल में समझा दिया, लेकिन वो ध्यान प्राणायाम कितना हो, क्या विधि हो, वो थोड़ा हम आपसे पिन पॉइंटेडली जानेंगे। और ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि आप कैसे पहचानें कि एग्जैक्टली आपकी नींद की जो डिफिशियंसी है वो कोई एक डिजीज है या आपका जनरल सिर्फ रूटीन बिगड़ा हुआ, और कब आपको उनसे जाके मिलना है ना, डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप समझ चुके हैं कि वो खराब होने से क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। एक छोटा ब्रेक के बाद ये दोनों महत्वपूर्ण पहलू। वेलकम बैक। तो चैन से जीना है तो सो जाइए, ये बात हम कह रहे हैं वर्ल्ड स्लीप डे के मौके पर, जहां पर आपके लिए सोने का महत्व हम बता रहे हैं। डॉक्टर पूरन, जैसा अब ये तो क्लियर है कि कुछ लोगों को वो एक डिजीज के तौर पर है, एक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर है, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी गड़बड़ कर ली है। अब आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और कब ये आपके लिए ज़रूरी है कि अब शायद आप खुद से इसे ठीक ना कर पाएँ, बेटर है डॉक्टर से मिले? तो जैसे कि स्लीप डिसऑर्डर में अराउंड 84 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स है। तो मैं बेसिक जो मोस्ट कॉमनली होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर है, इंसोम्निया, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो जिसको एक्सेसिव दिन में ज्यादा नींद आना, सुबह पूरा 6 से 8 घंटे नींद कंप्लीट करने के बाद भी सुबह फ्रेश नहीं लगता है, दिन भर इरिटेबिलिटी रहता है, अलर्टनेस कम रहता है, रात के टाइम में काफी स्नोरिंग होता है, चोकिंग सेंसेशन से बार बार उठ जाते हैं, या तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। तो ये जो भी जिसको भी ये सब सिम्टम्स है, इसके साथ में समझो किसी के 3 या ज्यादा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन चालू है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, जबकि सब मेडिसिन और डाइट वो सब पे कंट्रोल करने के बावजूद, या तो फिर कंटिन्यूअस वेट गेन हो रहा है, जब पेशेंट बराबर उतना कैलोरीज इनटेक नहीं हो रहा है फिर भी वेट गेन परसिस्टेंट हो रहा है। तो ये सब सिम्टम्स ओवरऑल है स्लीप एपनिया के बेसिकली। इसके साथ काफी पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल्स और इंडियन फीमेल्स में देखा गया है कि उनको अनीमिया की वजह से पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, मतलब शाम के टाइम पे उनको स्पेसिफिकली पैर का दर्द होता है। तो ये सिम्टम इतना वेग है, इसका और स्लीप से रिलेटेड डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, पर ये पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर होने की वजह से पेशेंट रात को सो नहीं पाते। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब अगर सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो देन आपको डॉक्टर को कांटेक्ट कर लेना चाहिए। ये शायद आपके लेवल पे आप थोड़ा रूटीन वगैरह सुधार लेंगे, थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन शायद एक मेडिकल कंडीशन है जो डॉक्टर ही बेहतर आपको समझा पाएंगे और फिर उसका इलाज हो सकता है। एट लास्ट मिकी मेहता साहब, अब आपने कहा प्राणायाम, योग, ध्यान, अब वो काफ़ी होलिस्टिक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कोई ऐसा सरल सा नुस्खा जिसे हर कोई अपना सके, छोटे समय में हो जाए और आपकी नींद भी अच्छी हो? एक बहुत सरल चीज है, अगर आप रोज
सूर्य देव को प्रणाम करें, सूर्य की किरणें भरपूर ले तो रात की नींद अच्छी हो सकती है। सिर्फ आप सुबह निकल जाए टहलने के लिए घास पे, जैसे घास पे अगर आप चले, जिससे एक्यूप्रेशर होता है, उससे आपका बॉडी का तनाव निकल जाता है, आप संतुलित हो जाते हैं, उससे भी नींद अच्छी हो सकती है। सोने से पहले अगर आप शवासन में लेट जाएं एक 15 मिनट और ध्यान पूर्वक फ्रॉम योर बिग टोज टू स्मॉल टो और पूरी बॉडी को ध्यान से रिलैक्स करें रिट्रीट करते हुए, तो आपकी नींद अच्छी हो सकती है। और सारे दिन के तनाव अगर आप ब्रीद आउट करके बाहर फेंक दे तो आपकी नींद अच्छी हो सकती है। आपके ऑफिस के बॉस को बाहर फेंक दे, आपकी सास को बाहर फेंक दे, आपके हस्बैंड या वाइफ को बाहर फेंक दे, और जितने भी लोग आपको तकलीफ देते हैं ब्रीद आउट करके उनको बाहर फेंक दे, तो नींद अच्छी आएगी आपकी। नींद अच्छी आना एक आर्ट है और एक साइंस भी है। साइंस और विज्ञान ऐसा है कि जिससे अगर आप रोज सुबह प्राणायाम भी करते हैं तो बॉडी आराम के मोड में शाम को ऑटोमेटिक जाती है। जैसे घड़ी का जो घंटा होता है वो एक्टिविटी से पैसिविटी, पैसिविटी से एक्टिविटी मूव करता है। अगर आप दिन में एक्टिव हो, रात को पैसिविटी अपने आप आएगी और आपको नींद आनंद पूर्वक आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया। तो ये बहुत ही सरल सी चीज है कि थोड़ी देर आप सुबह टहल लें, आप शवासन में सोने से पहले लेट जाएं, 15 मिनट रिलैक्स ही करना है, आंख बंद करके सारा टेंशन निकाल दें कॉन्शियसली। और आप थोड़े बहुत प्राणायाम आजकल हम सबको पता है, अगर आप इतना कर लेते हैं। और भोजन की जो बात उन्होंने इंपॉर्टेंट बताई कि आप सोने का जो भी आपका वक्त है उससे 4-5 घंटे पहले कर लेते हैं तो बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे। बाकी किस तरह के स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं, कैसे उन्हें पहचान सकते हैं और कब जाके आपको डॉक्टर से मिलना है, और अगर नहीं है तो उनके क्या इंपैक्ट आएंगे आपकी बॉडी पे और क्या डिसीजेज है, बीमारियां बड़ा रूप ले सकती हैं। आई थिंक ये सारी बातें आज हमने कर ली है। नींद एक बार हम फिर कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद सबसे इग्नोर्ड चीज है हमारी लाइफ में, जिसे हम बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन उसके फिर बहुत सारे इल इंपैक्ट आते हैं, इसमें भी शक की बात नहीं। तो आज से अपनी नींद सुधारिए और जो हमारे सारे मेहमानों ने बातें की हैं उसको आप थोड़ा भी इंप्लीमेंट कर लेंगे तो बहुत बेहतर सोएंगे और आपको अपने आप में अच्छा लगेगा। ये सबसे बड़ी बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का ये महत्वपूर्ण बातें हमें बताने के लिए। नमस्कार।